हेलो बच्चों, आपकी विंटर वेकेशन अब ख़त्म हो गई है और चलिए अब आगे का सिलेबस हम स्टार्ट करते हैं। हमारा सामाजिक में 16 पाठ हमारे ख़त्म हो चुके हैं और अब हम सिर्फ 2 चैप्टर हमारे बचे हैं। अब हम 17वां पाठ अपना शुरू कर रहे हैं आज। ठीक है, ये है हमारा विश्व की शासन व्यवस्थाएं। ये आपकी क्लास 5 है SST। तो विश्व से आप समझते हैं, विश्व का मतलब क्या होता है? संसार। संसार की शासन व्यवस्थाएं कि संसार में शासन किस प्रकार चलता है, कौन कौन से तरीकों से चलता है संसार के विभिन्न देशों में। शासन व्यवस्थाएं हो गई आपकी। शासन व्यवस्था से क्या समझे आप कि किसी भी देश को चलाने के लिए कुछ नियम कानून बनाए जाते हैं और वो कानून कौन बनाता है, उसमें कौन कौन उसमें हिस्सा लेते हैं, किसकी भागीदारी होती है, उस सब से मिलकर ही हमारी शासन व्यवस्थाएं बनती हैं। और विश्व के संसार के अलग अलग देशों में अलग अलग तरह की शासन व्यवस्थाएं होती हैं। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे हम कि किस प्रकार की शासन व्यवस्थाएं कहाँ कहाँ पर होती हैं। मुख्य मुख्य पढ़ेंगे और आपको उनके बारे में समझाएंगे। देखो बच्चों, एक दिन रौनक ने अखबार पढ़ते हुए अपने दादाजी से पूछा कि सरकार क्या होती है। ऐसा आपके मन में भी प्रश्न आता होगा ना कि सरकार सरकार आप सुनते रहते हो, है ना, तो ये सरकार होता क्या है? तो बच्चे ने पूछा दादाजी से। तो दादाजी ने मुस्कुराते हुए कहा, सरकार एक ऐसी व्यवस्था है जिसमें देश का शासन चलाया जाता है। क्या होता है? सरकार कैसी व्यवस्था होती है जो देश का शासन चलाती है। सरकार कैसे देश में शांति बनाए रखनी है, देश में क्या क्या सुधार करने हैं, कैसे विकास करना है, क्या क्या नई नई योजनाएं लेके आनी है, लोगों की जो प्रॉब्लम्स हैं उसको कैसे सॉल्व करना है, उसके लिए कैसे कानून बनाए जाएं, आप लोगों को जनता को किस तरह से अधिक लाभ पहुंच सके, इसके लिए क्या क्या कानून बनाए जाएं। ये सब चीज़ें जो होती हैं वो हमारी व्यवस्था होती हैं। कैसी होती है? हमारी शासन व्यवस्था। और ये सारे काम कौन करता है? ये हमारी सरकार करती है। आप देखते हो सरकार लोगों के लिए, बच्चों के लिए कई परियोजनाएं लेके आती हैं, है ना, जिसमें कि, और जैसे आपको स्कूल में पढ़ते हो आपको क्या मिलती है? आपको स्कॉलरशिप मिलती है, जो बच्चे अच्छे मार्क्स लेके आते हैं स्कॉलरशिप मिलते हैं, जिनकी अटेंडेंस अच्छी होती है। इसके अलावा आपको क्या सुविधा मिलती है? आपको मिड डे मील मिलता है, खाने के लिए मिलता है ना। तो ये अलग अलग तरह की, हर तरह से, हर लेवल पे सरकार व्यवस्थाएं बनाती हैं बच्चों के लिए, जो जवान लोग हैं उनके लिए, जो बूढ़े हैं उनके लिए, महिलाओं के लिए अलग। और हर तरह के लोगों को ध्यान में रखकर जो व्यवस्था बनाई जाती है वो कौन बनाता है? वो सरकार बनाती है। वो हमारी शासन व्यवस्था होती है। तो हर देश में अलग अलग व्यवस्था होती है। अब हम इसके बारे में जानेंगे। अब आपको समझ आ गया होगा ना कि शासन व्यवस्था क्या होती है। चलिए अब शुरू करते हैं आगे। पास में बैठी रौनक की बहन मान्या ने दादाजी से पूछा, क्या दुनिया के सभी देशों में एक जैसी सरकार है? अब बच्चों के मन में प्रश्न उठता है ना कि क्या जैसा हमारे देश में है ना, जैसे आपको लगता है अपने देश में सरकार है, क्या सब देशों में क्या एक जैसी सरकार होती होगी? तो दादाजी ने उत्तर दिया कि दुनिया में विभिन्न प्रकार की सरकारें तथा शासन व्यवस्थाएं हैं। रौनक ने पुनः अपने दादाजी से प्रश्न किया कि अलग अलग तरह की सरकारों तथा शासन व्यवस्थाओं में क्या अंतर है। अब बच्चों के मन में तो प्रश्न उठता है, जैसे आपके मन में भी उठता होगा कि ये जब सारी सरकारें एक जैसा काम करती हैं तो अलग अलग तरह की व्यवस्थाएं क्यों हैं और उनमें क्या क्या अंतर होता है इसके अंदर। तो दादाजी ने उन्हें अपने पास बुलाते हुए कहा कि बैठो, मैं तुम्हें विस्तार से समझाता हूँ। अब दादाजी समझाएंगे उनको। देखिए, तुमने अपने दादा दादी से राजा रानी की कहानियाँ सुनी होंगी ना आपने। पुराने समय में राजा शासन करते थे, आप सब जानते हैं, आपने फिल्म में भी देखा होगा, कहानियों में भी सुना होगा, जो आपके घर में बड़े बड़े सुनाते हैं कि पुराने समय में क्या था? राजा होता था, वो शासन करता था और अपने कुछ खास लोगों की मदद से कानून बनाते थे। पता है आपको ना, राजा के मंत्री था, आप देखते थे सेनापति क्या करता था, सेना को लेके जाता था युद्ध के लिए या देश की जो व्यवस्था बना के रखता था सही से। और इसके अलावा क्या था? मंत्री, अलग अलग तरह के मंत्री होते थे जो कि हर तरह से राजा की सहायता करते थे और देश की कानून व्यवस्था बनाने में मदद करते थे। अब देखिए क्या हुआ, राजा के बाद उसका बेटा राजा बनता था। ऐसे ही होता था ना, राजा अगर जब मर जाता था तो उसके बाद उसका बड़ा बेटा होता था, वो राजा बनता था।
कानून बनाने में अथवा उसे लागू करने में प्रजा की कोई भागीदारी नहीं होती थी। ये देखो ध्यान देने वाली बात है। प्रजा कौन सी हो गई? जैसे कि जनता, आजकल जनता बोलते हैं ना, तो पुराने समय में क्या बोलते थे? प्रजा। तो राजा की जो प्रजा होती थी ना, जो उसकी कोई भागीदारी नहीं होती थी, उनकी कोई, वो अपनी मर्जी नहीं चला सकते थे या अपना कोई मत नहीं दे सकते थे कि हमें ये राजा नहीं चाहिए, हमें दूसरा राजा चाहिए, या इसको राजा ना बनाया जाए, ये राजा अच्छा नहीं है। वो कुछ नहीं कह सकते थे। राजा का बेटा ही राजा बनता था। तो पर अगर वो चाहे बेटा अच्छा नहीं था, समझदार नहीं था, या उसमें कुछ बुरी आदतें थी, वो जिस भी तरह का था वो ही राजा बनता था और सारी प्रजा को उन्हें झेलना पड़ता था। अब क्या होता था? कभी कभी तो बहुत अच्छा राजा होता था, और कभी कभी ऐसा भी, कभी तुम इतिहास पढ़ोगे तो कहीं कभी इतने बेकार राजा भी हुए हैं जो कि जिसके कारण प्रजा बहुत ही दुख और परेशानी में रही हैं। उन्हें प्रजा पे बहुत अत्याचार किए हैं, और कुछ राजा इतने अच्छे हुए हैं, उन्होंने प्रजा की भलाई के लिए बहुत सारे काम किए हैं। तो देखिए अब जैसे ये है कि उस समय में पर जो व्यवस्था जो थी, उसमें राजा के बाद उसका बेटा राजा बनता था, उसमें प्रजा की कोई भागीदारी नहीं थी। प्रजा उसके बारे में कुछ नहीं कह सकती थी। राजा की जो मर्जी हुई, राजा ने उसको, अपना बेटे को राजा बना दिया। इसे राजतंत्र कहा जाता है। अब आपका प्रश्न आएगा, राजतंत्र किसे कहते हैं? राजतंत्र क्या होता है? राजतंत्र में राजा का बेटा ही राजा बनता है और उसमें प्रजा की भागीदारी नहीं होती। ये आपको खासतौर पर याद रखना है। यह सुनकर मान्य ने पूछा कि क्या आज भी दुनिया में कहीं राजतंत्र है? दादाजी ने बताया कि हाँ, आज भी दुनिया के कुछ देशों जैसे ब्रुनेई, कतर, सऊदी अरब आदि में राजतंत्र है। देखिए, ये कुछ देशों के नाम दिए गए हैं, ये आपने याद रखने हैं। एग्जाम्पल, ब्रुनेई, कतर और सऊदी अरब ऐसे देश हैं जहाँ पर अभी भी राजतंत्र है, अभी भी वहाँ राजा है और उसी का बेटा उस राजा बनता है, और प्रजा की उसमें कोई हिस्सेदारी, भागीदारी नहीं होती है। आप देखिए आगे, हमारे देश में किस तरह की शासन व्यवस्था है? और रौनक ने पूछा दादाजी, हमारे देश में कौन सी शासन व्यवस्था है? दादाजी ने उत्तर दिया, हमारे देश में लोकतंत्र है। क्या है? लोकतंत्र। दादाजी, ये लोकतंत्र क्या है? रौनक ने फिर से एक और प्रश्न पूछा। देखिए, अब ये देखिए क्या है, लोकतंत्र क्या है, उसके मन में प्रश्न आया। अब आपको भी याद रखना है कि हमारा देश भारत है और भारत में कौन सी व्यवस्था है? लोकतंत्र। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे लोकतंत्र क्या होता है। लोकतंत्र का अर्थ है लोगों का शासन। ठीक है, देखो लोकतंत्र जो है दो शब्दों से मिलकर बना है, लोक जमा तंत्र। लोक हो गया लोगों का, ठीक है, और तंत्र हो गया शासन, लोगों का शासन। यह एक ऐसी शासन व्यवस्था है जिसमें देश की जनता को किसी ना किसी रूप में सरकार में भागीदारी होती है। ठीक है, जनता की किसी ना किसी तरह से सरकार में भागीदारी होती है, ये आपको मालूम होगा। जैसे कि क्या होता है, इलेक्शन होते हैं, जब आपको मालूम है तो आपके मम्मी पापा, दादा दादी जो भी हैं, सब 18 साल से ऊपर के लोग होते हैं, वो क्या करने जाते हैं? वो वोट देने जाते हैं। मालूम होगा आपको सबको। तो क्या है कि इसमें क्या हुआ, इस तरह से लोगों ने वोट दिया, तभी तो आगे क्या हुआ, हमारे जो प्रतिनिधि चुन के आए और उन्होंने देश के लिए कानून बनाया, तो इस तरह से जनता की भागीदारी हो गई। ठीक है, लोकतांत्रिक व्यवस्था में लोग अपने मत, मतलब वोट का प्रयोग करते हुए अपने प्रतिनिधि को चुनते हैं। चुने हुए प्रतिनिधि मिलकर देश के लिए कानून बनाते हैं, ये आपको मालूम है ना। जो हमने जिनको मत देते हैं, वोट देते हैं, तो क्या होता है, वही जिसको ज़्यादा वोट मिलते हैं वही व्यक्ति चुना जाता है, वो हमारा क्या बन जाता है? प्रतिनिधि। ठीक है, जैसे आपकी क्लास में आपका मॉनिटर होता है ना, होता है ना, क्लास में मॉनिटर होता है। तो जब मैम कहीं बाहर जाती हैं, जो आपको या मॉनिटर को कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी देती हैं, जी आपने ये काम करना है, तो मॉनिटर के आप कहना मानते हो ना। तो ऐसे ही हमारे प्रतिनिधि हो गए ये भी। तो क्या होता है, इनको हमने चुना है प्रतिनिधियों को। तो क्या है, हम अपने अपने प्रतिनिधि जहाँ इस एरिया में रहते हैं, हम अपने प्रतिनिधि को चुनते हैं, वोट डालते हैं, और वो प्रतिनिधि आगे क्या करते हैं, वो आगे सरकार चलाने में मदद करते हैं और कानून व्यवस्थाएं बना के रखते हैं। देखिए, चुने हुए प्रतिनिधि मिलकर देश के लिए कानून बनाते हैं। आज विश्व के अधिकांश देशों में लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था है, जैसे भारत, संयुक्त राज्य अमेरिका, फ्रांस, दक्षिण कोरिया, ऑस्ट्रेलिया, ब्राज़ील, जर्मनी, जापान,
आदि। ये देखो बच्चों, कुछ देशों के नाम दिए गए हैं जहाँ पर लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था इस समय है हम, ठीक है। तो ये आपको कुछ देशों के नाम जो हैं याद रखना है। इस पैराग्राफ आपका बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपको पता होना चाहिए लोकतंत्र क्या होता है, क्योंकि हमारा देश एक लोकतांत्रिक देश है। अपने देश की शासन व्यवस्था आपको अच्छे से मालूम होनी चाहिए। तो ये आपको इसका हम आगे प्रश्न भी करवाएंगे, ठीक है। और ये हमारे देशों के नाम ये आपको खास तौर पे अच्छे से याद रखने हैं बिल्कुल भी, जहाँ जहाँ लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था है। पहले वाले जो अपने पढ़े थे वो हमारे राजतंत्र शासन व्यवस्था वाले थे। अब देखिए, हमारा देश भारत विश्व का सबसे बड़ा लोकतंत्र है। ये भी आपको याद रखना है, प्रश्न आएगा विश्व का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश कौन सा है? भारत है। और ये आ गए हमारे देशों के नाम जहाँ पर लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था है। आगे देखिए, दादाजी ने अपनी बात आगे बढ़ाते हुए कहा कि भारत के पड़ोसी देश म्यांमार में सैनिक शासन है। आप देखिए जी, सैनिक शासन भी है। ये कहाँ पर है? हमारे भारत का पड़ोसी देश है म्यांमार, जिसमें शासन सेना के द्वारा चलाया जाता है। सेना चलाती है वहाँ पर शासन। पाकिस्तान में भी लंबे समय तक सैनिक शासन रहा है। लंबे समय तक वहाँ पर भी सैनिक शासन रहा था। कुछ देश ऐसे भी रहे हैं जहाँ शासन की सारी शक्तियाँ एक व्यक्ति विशेष के पास होती हैं और जिनका प्रयोग वह अपनी इच्छानुसार करते थे। शासन की इस व्यवस्था को तानाशाही कहते हैं। देखो बच्चों, आपने पहले राजतंत्र पढ़ा, फिर लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था पढ़ी, फिर पढ़ा सैनिक शासन, और अब हम पढ़ रहे हैं चौथा तानाशाही। अब भाई तानाशाही क्या होती है ये भी आपको ध्यान रखना है। ये आपको अच्छे से समझना है कि जब शासन की सारी शक्तियाँ सिर्फ एक व्यक्ति के पास होती हैं, वो अपनी मर्जी से कुछ भी करे, किसी को कोई भी हुक्म दे दे, जैसा वो हुक्म देगा पूरी जनता को, पूरी प्रजा को, पूरे देश को वैसा ही करना होता है उसी समय, ठीक है। तो क्या होता है, वो चाहे जैसा मर्जी आदेश दे सकता है, चाहे उसमें लोगों को उसमें अच्छा लगे चाहे ना लगे, वो हर तरह से अपनी मर्जी चला सकता है। तो ये हो गया हमारी इच्छानुसार शासन करता है वो अपना, और इस व्यवस्था को कहते हैं तानाशाही। ऐसी व्यवस्था बच्चों बड़ी ख़राब भी होती है। अगर वो व्यक्ति अच्छा है, समझदार है, तो देश की जनता खुश रहती है, प्रजा खुश रहती है। परंतु अगर वो व्यक्ति क्या है, अगर वो इतना समझदार नहीं है और क्या अपने स्वार्थ को देखता है, तो क्या होता है, अपना अगर स्वार्थ देख के पहले चलता है, जनता का भलाई नहीं देखता, तो उस देश में क्या होता है, लोग बहुत ही दुख में समय बिताते हैं, ठीक है। उनको बहुत परेशानियां होती हैं। अब देखिए, जैसे कि जर्मनी में हिटलर का शासन, इटली में मुसोलिनी व इराक में सद्दाम हुसैन का शासन, ये आपके तानाशाही शासन के आपके 3 उदाहरण दिए गए हैं। एक है जर्मनी में हिटलर जो था बहुत ही क्या था, वो जनता को अपनी मर्जी करता था, बहुत ज़्यादा, जैसे उसका मन किया वैसे किया, जिससे जनता बहुत क्या हुआ, जनता को इस पे बहुत परेशानियां भी इनके कारण आती थी। तो ये क्या है, ये हमारे 3 देशों के नाम आपको याद रखने हैं। जर्मनी में हिटलर का राजा का शासन हुआ था, इटली में मुसोलिनी का, और इराक में सद्दाम हुसैन का शासन। ये आगे चौथी व्यवस्था हो गई आपकी, ठीक है। अगला आगे देखिए, अब ये हमारी 4 शासन व्यवस्थाएं कर ली हैं, आपने याद रखनी है अच्छे से। आगे पढ़ते हैं। मान्या ने पूछा, दादाजी सरकार कैसे काम करती है? अब हम ये तो हो गया शासन व्यवस्था हो गई, पर अब सरकार, जो कोई भी सरकार होती है, वो काम कैसे करती है? उन्होंने जवाब दिया कि सामान्यतः सरकार के 3 अंग होते हैं। कैसे होते हैं? सरकार के 3 पार्ट होते हैं, 3 अंग होते हैं। पहला है व्यवस्थापिका, देखिए नंबर 1 डाला है मैंने, जो कानून बनाती है, ठीक है, जो कानून बनाती है उसे क्या बोलते हैं? व्यवस्थापिका। दूसरा है कार्यपालिका क्या होती है? जिसके द्वारा कानूनों को लागू किया जाता है, उसे बोलते हैं कार्यपालिका। अब तीसरी व्यवस्था क्या है? न्यायपालिका, जो न्याय देने का काम करती है, उसे बोलते हैं न्यायपालिका, ठीक है बच्चों। तो सरकार के हमारे 3 अंग होते हैं, आपको याद रखने हैं अच्छे से। पहला है व्यवस्थापिका, जो कानून बनाती है, ठीक है, एक पार्ट होगा, एक अंग होगा, वो तो कानून बनाएगा पूरे देश के लिए। कार्यपालिका जो होती है, दूसरा पार्ट होता है, दूसरा अंग होता है, ये कानून को लागू करती है। और न्यायपालिका क्या होती है? वो न्याय देने का काम करती है। वो न्याय कहाँ मिलता है हमको? कोर्ट में मिलता है। सरकार अपने इन 3 अंगों की मदद से नागरिकों के हित के लिए सारे कार्य करती हैं। सरकार को शासन चलाने का अधिकार संविधान से मिलता है। आप देखिए बच्चों, ये सारे 3 अंग जो होते हैं सरकार के, ये काम किसके लिए करते हैं? ये नागरिकों के लिए करते हैं, अपनी जनता के लिए करते हैं, ताकि उनका हित हो सके, उनकी भलाई हो सके। और
ये सरकार को शासन चलाने का अधिकार किसने दिया? कि सरकार शासन चलाएगी, ये किसने अधिकार दिया उनको? ये दिया हमारे संविधान ने। संविधान जो होता है उसमें लिखा होता है कि सरकार क्या क्या काम कर सकती है, उसको क्या क्या अधिकार हैं। अब देखिए बच्चों, संविधान क्या होता है? दादाजी ये संविधान क्या है? जैसे आपके मन में प्रश्न उठा वैसे ही रौनक ने पूछा। इस पर दादाजी ने बच्चों से ही प्रश्न किया कि क्या कोई भी खेल जैसे फुटबॉल, क्रिकेट या बैडमिंटन बिना नियमों के खेला जा सकता है? दोनों बच्चों ने एक साथ जवाब दिया, नहीं, बिल्कुल नहीं। ऐसे ही होता है ना, क्या हम बिना किसी नियम के कोई खेल खेल सकते हैं? कोई नहीं खेल सकते। फिर तो क्या होगा, लड़ाई झगड़ा हो जाएगा, पता नहीं लगेगा कौन हारा कौन जीता। तो इस तरह से क्या होता है, ये क्या होता है, कोई भी चीज़ हमें खेलने के लिए भी नियम कानून चाहिए होते हैं। फिर इतना बड़ा देश चलाने के लिए तो सोचो, आपको नियम कानून चाहिए होंगे ना, तभी देश अच्छे से चलेगा। तो यही बात अब दादाजी ने समझाया। दादाजी मुस्कुराए और बोले कि ठीक इसी तरह शासन चलाने के लिए नियमों व कानूनों की आवश्यकता होती है। ठीक है, अब आपको याद रखना है ये कि शासन को चलाने के लिए नियमों व कानूनों की आवश्यकता होती है। नियमों व कानूनों कि इसी पुस्तक को संविधान कहते हैं। ठीक है, अब संविधान किसे कहते हैं? नियम और कानूनों की जो पुस्तक होती है उसे बोलते हैं हम संविधान। हमारे देश का संविधान 26 जनवरी सन 1950 को लागू हुआ। ठीक है, ये आपको याद ही है। आपको गणतंत्र दिवस का निबंध करते हो, आपको पता होता है, कई बार समझाया गया, आपको बहुत अच्छे से समझाया गया है। आपको शुरू से पढ़ाया जा रहा है कि हमारे देश का संविधान कब लागू हुआ? 26 जनवरी सब 1950 को। तभी से हमारा क्या होता है, 26 जनवरी को प्रतिवर्ष हम गणतंत्र दिवस के रूप में मनाते हैं। रौनक ने चहक कर कहा कि हाँ, इस दिन टीवी पर राजपथ से परेड का सीधा प्रसारण किया जाता है। होता है ना, आप टीवी में देखते हो ना, राजपथ से प्रसारण होता है सीधा। इसमें झांकियाँ निकलती हैं, अलग अलग राज्यों की झांकियाँ निकलती हैं। स्कूल के बच्चे भी प्रोग्राम करते हैं, कई तरह के बड़े अच्छे अच्छे प्रोग्राम होते हैं। दादाजी ने इस परेड में विभिन्न राज्यों की रंग बिरंगी झांकियाँ भी निकाली जाती हैं, मान्या ने कहा। दादाजी बोले, बिल्कुल सही। फिर दादाजी ने बताया कि भारत का संविधान विश्व का सबसे बड़ा लिखित संविधान है। देखो बच्चों, भारत का संविधान कैसा है? विश्व का सबसे बड़ा लिखित संविधान है। संविधान सभा के अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। कौन थे? अभी आपको याद रखना है। इसमें कुछ बड़े ही इंपॉर्टेंट आपके प्रश्न, हर लाइन में ही आपका एक इंपॉर्टेंट प्रश्न आता है कि आप देखिए इसमें क्या प्रश्न आया। भारत का संविधान ये है सबसे बड़ा लिखित संविधान है विश्व का, ये हो गया। अब आगे है कि भारत का जो संविधान सभा के अध्यक्ष जो थे वो कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे, संविधान सभा के अध्यक्ष, जो बाद में देश के पहले राष्ट्रपति बने। ठीक है, देश के पहले राष्ट्रपति का नाम क्या है इसमें देखिए, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, और वो संविधान सभा के अध्यक्ष थे पहले। संविधान की प्रारूप समिति के अध्यक्ष डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे। अब देखिए संविधान की जो प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे वो कौन थे? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, जो आप अच्छे जानते हो ना अंबेडकर जी को, जिन्हें संविधान का जनक कहा जाता है। ठीक है, अब आप ये प्रश्न आएगा कि संविधान का जनक कौन है? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर संविधान के जनक हैं। ठीक है, अब देखिए भारत के संविधान में सभी नागरिकों को समान अधिकार प्राप्त हैं। ठीक है, सभी नागरिकों को, हर व्यक्ति चाहे स्त्री पुरुष बूढ़े, हर तरह के लोग, हर धर्म के लोग, सबको समान अधिकार प्राप्त हैं। ठीक है, अब देखिए बच्चों, नीचे आपका ये पाठ आपका ख़त्म हो गया। नीचे आपके कुछ भारत के राष्ट्रीय प्रतीक दिए गए हैं, ये आपको अच्छे से याद रखने हैं। देखिए बच्चों, ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपके। ये भारत के राष्ट्रीय प्रतीक की लिस्ट है आपकी, देखिए, और ये इनके नाम लिखे हुए हैं। पहला है आपका राष्ट्रीय ध्वज, जिसे आप अच्छे से जानते हो कौन सा है हमारा, तिरंगा, राष्ट्रीय ध्वज हमारा। राष्ट्रीय चिन्ह हमारा कौन सा है? अशोका का स्तंभ पर अंकित सिंह। ठीक है, शेर का निशान देखते हो ना आप, अशोक स्तंभ पर है सिंह, शेर जो है वो हमारा राष्ट्रीय चिन्ह है। अगला है राष्ट्रीय गान कौन सा है? राष्ट्रीय गान है जन गण मन, जो सुबह आप प्रेयर में करते हो ना। अगला है राष्ट्रीय गीत, ये है आपका वंदे मातरम, ये भी आप प्रेयर में करते हो। राष्ट्रीय गीत है हमारा वंदे मातरम और राष्ट्रीय गान है हमारा जन गण मन। नेक्स्ट है राष्ट्रीय पुष्प। राष्ट्रीय पुष्प मतलब पुष्प होता है फूल, राष्ट्रीय फूल कौन सा है हमारा? कमल, कमल का फूल हमारा राष्ट्रीय फूल है। राष्ट्रीय पक्षी, हमारा राष्ट्रीय पक्षी, देश का पक्षी कौन सा है हमारा? माना जाता है मोर, मोर माना जाता है। राष्ट्रीय पशु है हमारा बाघ। ठीक है, राष्ट्रीय पशु कौन सा है हमारा? बाघ। राष्ट्रीय नदी हमारी कौन सी है? गंगा नदी। राष्ट्रीय फल, ये है हमारा आम। राष्ट्रीय खेल कौन सा है? हॉकी, हॉकी हमारा राष्ट्रीय खेल है। और राष्ट्रीय वृक्ष, हमारे देश का राष्ट्रीय वृक्ष कौन सा? हमारा राष्ट्रीय वृक्ष कौन सा है? बरगद, बरगद का पेड़ जो हमारा राष्ट्रीय वृक्ष है।
राष्ट्रीय जलीय जीव, राष्ट्रीय जलीय जीव है हमारा गंगा डॉल्फिन। ठीक है, अब देखो हमारा ये पाठ खत्म हो गया है। दादाजी ने कुर्सी से उठते हुए कहा कि बच्चों बताओ कि आज की बातें तुम्हें कैसी लगी। दोनों बच्चों ने एक स्वर में जवाब दिया, दादाजी मज़ा आ गया, इन बातों को हम अपने मित्रों को भी बताएंगे। ठीक है बच्चों, ये पार्ट हमारा खत्म हो गया। इसमें आपको बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, इसके अंदर आपको सब में अंडरलाइन करवाई है, आपको अच्छे से करनी है। और इसके अलावा भारत के राष्ट्रीय प्रतीक जो हैं ये अपनी कॉपी में आप सब लोग लिखेंगे। ठीक है, लाइन खींच के बीच में इधर की तरफ राष्ट्रीय प्रतीक लिखेंगे और उनके जो जो राष्ट्रीय प्रतीक हैं दूसरी साइड आप जैसे ही इसमें तालिका बनी है, ये तालिका बनी है ना, वैसे ही आप बीच में लाइन डाल के ऐसे ही करके लिखेंगे कॉपी में अपनी, और इन सबको आपको याद रखना है। ठीक है, पाठ आपका खत्म हो गया है। अब जो ये पाठ आपका देखो वीडियो लंबी हो गई आपकी, मैं जो इसके एक्सरसाइज जो प्रश्न उत्तर है ना वो अगली वीडियो में करवाऊंगी। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो उसके बाद आप देख लेना प्रश्न उत्तर के लिए और समझ लेना, उसमें नोट्स भी कुछ दूंगी मैं। ठीक है बच्चों, चलो बच्चों बाय।